प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। और मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह आपके साथ हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में आपकी इंटरमीडिएट की जो सेंटअप एग्ज़ाम हुई है, सेंटअप परीक्षा आपकी हुई है 2020 की, तो उसका क्वेश्चन अभी मेरे हाथ में है, जो साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स तीनों फैकल्टी से, तीनों सब्जेक्ट के बच्चों के लिए जो इंग्लिश की परीक्षा होती है उससे रिलेटेड है। और अभी मैं इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। एक एक ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन दूंगा और उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये आंसर क्यों होगा। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहें अगले कुछ मिनट तक। और इससे पहले हिंदी के भी ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव आंसर की आपको दिए गए हैं। हालांकि वहाँ पे हमने ये एक्सप्लेन अभी नहीं किया है कि ये आंसर क्यों होगा, तो वो फिर आपको आगे बना करके दिया जाएगा। आप प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं, रेनबो प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है। और आर्ट मास्टर के नाम से हमारा चैनल है, जिस पर आपको आर्ट्स के अन्य सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेंटअप एग्जामिनेशन से। ठीक है, चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है अ टाइगर वाज किल्ड बाय अ हंटर। और इसमें करना क्या है, तो कहता है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। इसमें एक्टिव वॉइस चूज करना है, यानी कि ये पैसिव वॉइस में है। टाइगर वाज, तो पैसिव वॉइस में वाज वर्ड का प्रयोग किस सेंटेंस में होता है। तो आपको याद होगा कि अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस में होता है ऑब्जेक्ट वाज वर V3 बाय सब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट वाज वर V3 बाय सब्जेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि एक्टिव वॉइस में हमको चाहिए सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जो चार ऑप्शन हमारे पास है, पहले ऑप्शन में हैव हैज लगा हुआ है, यानी हैज लगा हुआ है, दूसरे में बीइंग लगा हुआ है, तीसरे में वॉज लगा हुआ है, लेकिन चौथा ऑप्शन यानी ऑप्शन डी जो है वो अकेला है, जो कहता है ए हंटर किल्ड अ टाइगर, यानी सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। तो बिना किसी शक के, बिना किसी संदेह के आप इसको टिक कर सकते हैं, बिना किसी संदेह के आप इसको टिक कर सकते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, हंटर किल्ड अ टाइगर। चलिए अब हम फिर देखते हैं दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है आई सॉ हिम लिविंग द हाउस। आई सॉ हिम लिविंग द हाउस। और यहाँ कहता है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब यहाँ मुझे पैसिव वॉइस चुनना है, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार का सेंटेंस हमारे पास है। सब्जेक्ट आई सॉ V2, हिम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, यानी इसके पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट वाज वर V3 बाय सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वाज वर V3 बाय सब्जेक्ट। तो वाज वर देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो दो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। वो एक ऑप्शन है बी, यानी ही वाज सीन टू बी लिविंग द हाउस, और एक ऑप्शन है डी, ही वाज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। तो अब हमको देखना है कि इस दोनों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आई सॉ हिम लिविंग द हाउस, तो ही तो हमारा ऑब्जेक्ट है, चलिए दोनों में आया। वाज दोनों के साथ आएगा, दोनों में आ गया। और उसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट वाज वर V3, यानी सीन, सीन आ गया। और उसके बाद ऊपर क्वेश्चन में लिविंग द हाउस, तो लिविंग द हाउस बाय मी ग्रुप ऑप्शन डी में हमें दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया आपका करेक्ट आंसर, यानी ही वाज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। माय मदर डैश 42 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंडे। अब इसमें नेक्स्ट लगा हुआ है, तो नेक्स्ट को हम यूज़ करते हैं। अगर यहाँ कह रहा है चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, तो करेक्ट टेंस फॉर्म में आएंगे तो नेक्स्ट को यूज़ करते हैं हम लोग सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, सिंपल फ्यूचर में नेक्स्ट को यूज़ करते हैं, और बाय नेक्स्ट अगर लगा होता है तो फ्यूचर परफेक्ट में यूज़ करते हैं टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ सिंपल फ्यूचर में माई मदर विल बी 42 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंडे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, माई मदर विल बी 42 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंडे। अब चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा कहता है सी डैश कम इट वर वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हर। इट एज इट, इट और एज इट को हम लोग यूज़ करते हैं परफेक्ट में। ठीक है, परफेक्ट यानी सब्जेक्ट हैव एज V3 ऑब्जेक्ट।
और स्टिल वेटिंग बता रहा है कि ये सेंटेंस निगेटिव में है। स्टिल वेटिंग यानी कि अभी भी इंतजार कर रहे हैं, तो सी डैश कम एट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हर, तो ये निगेटिव में होगा। तो सी के साथ या हैवंट होगा या हैजंट होगा, ये दो ऑप्शन हमको देखना है। तो हैजंट यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो चौथे का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, हैजंट कम एट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हैज़ यूज़ करते, हैवंट तो होना ही नहीं है क्योंकि सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, हम यहाँ हैज़ यूज़ करते तो सी हैज़ कम एट, वह अभी आई है, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हर, तो फिर हम लोग इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ निगेटिव सेंस आ रहा है सेंटेंस से, इसलिए हैज़ंट यूज़ करना उचित होगा। तो सी हैज़ंट कम एट, ठीक है, तो ऑप्शन हो गया आपका सी। चलिए अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब कहता है पांचवा क्वेश्चन, आई स्पीक द ट्रूथ आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ इट। आई स्पीक द ट्रूथ आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ इट और चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए आपको कह रहा है कि दोनों सेंटेंस को जोड़िए, करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा। तो अब आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, ऑप्शन की तरफ आइए। कहता है आई स्पीक द ट्रूथ आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ इट, मुझे झूठ बोलते हुए भय महसूस, मुझे झूठ बोलते, आई स्पीक द ट्रूथ, मैं सत्य बोलता हूँ, नॉट एफ्रेड ऑफ इट यानी मुझे इसका भय नहीं होता। तो आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, ये पहला ऑप्शन जो आपका है वो किस सेंटेंस में है, आई स्पीक द ट्रूथ यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करता है, सिंपल प्रेजेंट को डिनोट करता है, तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। बाकी वाज है, विल है, हैव है, तो वहाँ हमको जाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो पांचवा का जो आपका आंसर होगा वो ए होगा, आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। ठीक है, अब छठे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डैश फॉर्चून स्माइल अपॉन यू। अब यहाँ एक जो साइन लगा हुआ है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा हुआ है, और अगर कभी भी आपको एग्जाम में इस प्रकार का साइन क्वेश्चन में दिख जाए, यानी आई का उल्टा साइन ऑफ एक्सक्लामेशन अगर दिखाई दे दे, तो वहाँ आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आप में यूज़ कर सकते हैं यदि उस प्रश्न में चैलेंज का यूज़ नहीं किया गया है। यानी पावर कहीं पे अगर नहीं डिनोट हो रहा है तो आप वहाँ पे में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा में। अक्सर क्या होता है, मार्क्स लगा होता है या चैलेंज लगा होता है, तो जब मार्क्स या चैलेंज लग जाएगा तब आप वहाँ पे कैन यूज़ करेंगे, अगर नहीं लगा हुआ है तो आप मे यूज़ करेंगे। तो मे फॉर्चून स्माइल अपॉन यू, ये आपका ऑप्शन हो गया बी, जो कि करेक्ट आंसर है। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सेवेंथ क्वेश्चन आपका कहता है द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। यहाँ पे ये स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। जो कंजक्शन वो है बिफोर। बिफोर आपको याद होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने पढ़ा है, आपने वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप देख लेंगे। बिफोर जब भी जोड़ता है दो सेंटेंसेस को, और एक तरफ सेंटेंस के एक पार्ट में सब्जेक्ट V2 लगा हुआ हो, सब्जेक्ट V2 हो, तो दूसरी तरफ होता है सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। तो हैड डाइड यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा, हैड डाइड। ठीक है, अब आठवें क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। आठवां क्वेश्चन आपका कहता है ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू मी। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है बी क्वाइट एंड लिसन टू मी, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच आपका है बी क्वाइट एंड लिसन टू मी, और रिपोर्टिंग सेंटेंस है ही सेड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज करते हैं कि किसके अकॉर्डिंग किया जाए। तो बी क्वाइट एंड लिसन टू मी, शांत हो जाओ और मुझे सुनो। तो यहाँ पे सेड एक एप्रोप्रिएट चेंज नहीं होगा यहाँ पे, तो ये जो चौथा ऑप्शन हमारा है उसको पहले ही हमें गिव अप कर देना होगा। ठीक है, क्यों गिव अप कर देना होगा, क्योंकि यहाँ सेड यूज़ किया है और सेंटेंस हमारा जो है उस प्रकार का नहीं है। और दूसरी चीज़ कि जब ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं, संदेश देने वाले हो जाए या रोकने वाले हो जाए, प्रोहिबिटेशन के आ जाएं या फिर आदेश देने वाले हो जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कॉमास की जगह टू का प्रयोग करते हैं। तो अब देखते हैं बाकी तीन में टू कहाँ है। तो सबसे ऊपर आपका ही अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम, तो स्पष्ट है कि हमारा आंसर होगा ए। ठीक है, ही अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम। तो चलिए आठवां का आंसर हो गया आपका ए। अब नौवें क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। आई थॉट यू वर अबाउट
आई थॉट यू वर अबाउट चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कहता है कि करेक्ट ऑप्शन चूजिए कीजिए। आई थॉट यू वर अबाउट टू लीव। अब ये कौन से स्ट्रक्चर पे आता है? तो सब्जेक्ट इज आर एम, वाज वर, अबाउट वर्ब 6। खाने खाने को है, जाने जाने को है, खाने ही वाला है, जाने ही वाला है, खाने ही वाला था, जाने ही वाला था। तो ऐसे सेंटेंसेस जो आपने हाउ टू ट्रांसलेट में पढ़े हैं उस पे आपको इसको यूज़ करना है। आई थॉट यू वर अबाउट टू लीव, तुम जाने ही वाले थे। मैंने सोचा तुम जाने ही वाले थे, या जाने को ही थे, जाने ही को थे। तो आपका ऑप्शन हो गया डी, यानी 9th का ऑप्शन है आपका डी। अब चलिए 10th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 10वां आपका क्वेश्चन है, ही सेज दैट ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अब देखिए, ही सेज दैट, ये इनडायरेक्ट स्पीच में, इसको डायरेक्ट स्पीच में आपको लाना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सेज, आपको याद होगा कि सेज नहीं बदलता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम डायरेक्ट स्पीच में आएंगे तो भी सेज ही होगा। चलिए चारों ऑप्शन में सेज है। चलिए उसके बाद दैट किस जगह पे, इन्वर्टेड कॉमा है, चलिए सभी में है। अब चूंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है तो ही वहाँ अगर बदले तो फर्स्ट पर्सन वहाँ पे क्या हो सकता है, आई या वी हो सकता है। तो चारों ऑप्शन में आपके पास आई है। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्या है, गोज फॉर अ वॉक एवरीडे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है। तो जाहिर सी बात है आपको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 2 सेंटेंस दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन बी है आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, और ऑप्शन डी है आई गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। तो फर्स्ट पर्सन के साथ गोज का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी, आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। तो 10वां का आंसर आपका है बी, ही सेज इन्वर्टेड कॉमा आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। चलिए उसके बाद हम आते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11वें क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 11वां क्वेश्चन कहता है आई रिग्रेट डैश सुसन अबाउट द वेडिंग। आई डैश सुसन अबाउट द वेडिंग। तो यहाँ पे हमारे पास है आई रिग्रेट टू टेल। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा करना। आई रिग्रेट टू टेल सुसन अबाउट द वेडिंग, मैंने वेडिंग के बारे में उसको बता करके पछतावा महसूस किया। तो जब भी एक से ज़्यादा वर्ब आप यूज़ करते हैं, एक डायरेक्ट वर्ब होता है, एक इनडायरेक्ट वर्ब होता है, और अगर वो मार्जिनल वर्ब या सेमी मार्जिन मॉडल नहीं होता है, मार्जिनल और सेमी मॉडल नहीं होता है, तो हमको क्या करना होता है, दोनों के बीच टू को या इन्फिनेटिव को यूज़ करना पड़ता है। तो आई रिग्रेट टू सुसान अबाउट टू वेडिंग, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए अब देखते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन कहता है बिसाइड्स डैश आई गेव हिम $500। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, बिसाइड्स मतलब होता है के अलावे। ठीक है, बिसाइड मतलब के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावे। तो यहाँ पे है कि बिसाइड्स माई एडवाइस, या बिसाइड एडवाइस कह सकते हैं आप, लेकिन माई एडवाइस, बिसाइड्स माई एडवाइस आई गेव हिम $500। मेरी सलाह के अलावा मैंने उसे $500 दिए। तो यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, क्या ऑप्शन होगा आपका, डी। अब चलिए, अब कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। 13th क्वेश्चन है, इसमें आपको कहता है कि कौन सा सेंटेंस सही है, इसको चुनना है। कहता है ही इज बेस्ट, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द यूज़ करते हैं। ही इज़ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ द क्लास, अब ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट ऑफ द क्लास अगर एक की बात हो रही है तो ए यूज़ होना चाहिए था। और सी कहता है ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, और डी कहता है ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, ही द बेस्ट। तो यहाँ इस गायब है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन में आपने पढ़ा होगा कि ये इसको अगर हम पॉजिटिव में बनाएंगे तो नो अदर स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इज़ एज गुड एज ही हो जाएगा। तो ये करेक्ट सेंटेंस है, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। जब भी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो उसके पहले द को यूज़ किया जाता है या वन ऑफ द यूज़ किया जाता है। चलिए अब 14th, यानी आपका ऑप्शन क्या हो गया इसमें, सी। 13th का ऑप्शन हो गया सी। अब 14th में आते हैं, इट वॉज डैश द ट्यूनल। इट वॉज डैश द ट्यूनल। अब क्या है कि इट वॉज डार्क द ट्यूनल इनसाइड द ट्यूनल। अब कहता है डार्क डैश द ट्यूनल, विथ के साथ
तो डार्क के साथ तो हो नहीं सकता, अंधेरे के साथ नहीं है द ट्यूनल। बाय मतलब द्वारा, और बाय के बाद अक्सर क्या होता है कि आपको सजीव आता है, यानी लिविंग थिंग्स आता है, तो ये द ट्यूनल जो है वो है नहीं। इनसाइड बगल में, और ऑन के ऊपर, ऑन द ट्यूनल नहीं, इनसाइड द ट्यूनल। ठीक है, चलिए अब आते हैं, दिस इज द कॉज डैश द प्रॉब्लम, दिस इज द कॉज डैश द प्रॉब्लम। तो का, कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, कारण, तो ऑफ के लिए आप यानी का को प्रयोग करते हैं, तो कॉज ऑफ, यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगा वो ऑफ होगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। अच्छा, 14th का ऑप्शन आपका सी था और 15th का ऑप्शन हो गया आपका बी। अब देखिए ये तो बहुत आसान है, ही गेव डैश स्मोकिंग, तो गिव अप का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना, तो गिव अप, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ही गिव अप स्मोकिंग। ठीक है, 16 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अब 17 की बात करते हैं। 17 है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से फिर सही सेंटेंस को चूज करना है, चुनना है। तो देखिए कहता है आई एम टू गुड एट फिजिक्स, तो एक चीज़ तो यहाँ सही दिखाई दे रहा है, वो क्या है, गुड एट, यानी गुड के साथ एट का प्रयोग करते हैं अगर कोई सब्जेक्ट उसके बाद यूज़ करना हो, तो गुड एट सब्जेक्ट होता है, तो ये तो चारों सेंटेंसेस में है। तो आई एम टू गुड एट फिजिक्स, लेकिन टू गुड नो, आई एम वेरी गुड एट फिजिक्स, मैं बहुत अच्छा हूँ फिजिक्स में। आई एम एट गुड तो कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये गलत है। आई एम सो गुड एट फिजिक्स, तो ये भी सही नहीं है। तो आई एम वेरी गुड एट फिजिक्स, मैं बहुत अच्छा हूँ फिजिक्स में। ठीक है, तो आपका ये सही ऑप्शन क्या होगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस में 17th क्वेश्चन का